बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग की थोड़ी सी मतलब आजकल तो खबरें हैं जुडिशरी को लेकर, अदालतों को लेकर, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ खबरें हैं क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और इस टाइम मकबूल तरीन लीडर जो हैं वो जेलों में हैं, तो लिहाजा सारी खबरें ही कोर्ट्स के रिलेटेड होती हैं। लेकिन एक थोड़ी सी मुख्तलिफ खबर है कि आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया। अब इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है, कुछ चीज़ें जो अंडर डिस्कशन थी, जो लाहौर की फ़िज़ा के अंदर चीज़ें थी, इस्लामाबाद की फ़िज़ा के अंदर जो चीज़ें थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब की बहुत सारी गुफ्तगू माज़ी की और उनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो थे, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, तो उसमें बहुत सारे तज़ादात आते रहे। चीफ जस्टिस साहब भी बार-बार सीनियॉरिटी की बात करते आए माज़ी के अंदर और वो सीनियॉरिटी की बात जो बार-बार हर जगह के ऊपर मेरिट और सीनियॉरिटी की बात करते आए। अब जब वो खुद चीफ जस्टिस हैं, तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई। मलिक साहब को यहाँ से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था, उसके बाद चीफ जस्टिस आना था किसी ने। लेकिन यहाँ पर सीनियॉरिटी के अंदर मामलात थोड़े से मुख्तलिफ थे। सीनियॉरिटी की बात करें तो और लॉबिंग भी इसके ऊपर बड़ी दबा के की गई थी। यहाँ पर सीनियॉरिटी की जब बात करते हैं तो इसमें 2 नाम पहले आएँगे, जस्टिस शुजात साहब आएँगे, बाक़िर नकवी साहब आएँगे। दोनों को इग्नोर करके आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया। मैं थोड़ा-सा इशारा कुनाइयों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आप समझ जाएँगे। सीनियॉरिटी के ऊपर आकर और जस्टिस शुजात साहब के लिए आकर लॉबिंग किस तरह की गई है कि आपको एक चीज़ सिर्फ़ समझने की है और वही आपसे आपको वहाँ पे सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि हसन अय्यूब साहब जैसे लोग, रावी जैसे हमारे भाई जैसे लोग, जो हैं वो सीनियॉरिटी की बात बार-बार करते आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जुडिशियल कमीशन को बार-बार याद करवाते आए हैं कि जनाब वाला आपने सीनियॉरिटी को याद रखना है, आपने सीनियॉरिटी को याद रखना है, आपने सीनियॉरिटी को याद रखना है, क्योंकि शुजात साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट हैं। और आज ही हसन अय्यूब साहब ने लिखा कि जुडिशियल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को, मैं साहिबा खुद से साथ लगा रहा हूँ, हसन अय्यूब साहब ने नहीं लिखा, को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। क्योंकि सीनियॉरिटी प्रिंसिपल आज छुट्टी पर था। वो तमाम लोग जो बहुत सारी चीज़ों में काई साहब को आइन का पासदार और आइन का पासबान करार देते आए और आज वो जुडिशियल कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक रिफ्ट आपको आने वाले दिनों के अंदर जो नज़र आएगी, वैसे मेरे नज़दीक तो कोई भी जज हो, कोई भी चीफ जस्टिस बने, इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सीनियॉरिटी का प्रिंसिपल सिंस कि डिस्कस बहुत होता आया है और मौजूदा जो सेटअप है, इसके बहुत सारे लोग उसको अपहोल्ड करने की बात करते आए हैं। लिहाजा इसको अपहोल्ड किया जाना चाहिए था, लेकिन अपहोल्ड नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब मेरी गुज़ारिश जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से ये है, आप एक खातून हैं, आप पाकिस्तान में एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी हैं, सो हमें पाकिस्तानी होने के नाते आपसे उम्मीद है, तवक्को है कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमज़ा साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा और बहुत सारी ख़वातीन कैदी जो जेलों में और केसेज़ के अंदर भी हैं, आप उनको रिलीफ़ ख़वातीन होने के नाते जो कानून और आइन इजाज़त देता है कि उनको रिलीफ़ दिया जाए, आप उस रिलीफ़ देने के लिए राहें खोलेंगी और आप उनको रिलीफ़ देने में कामयाब होंगी क्योंकि आप खातून हैं, लिहाज़ा आप ख़वातीन के प्रॉब्लम्स मुझसे या आप मेरे देखने वाले मर्द हज़रात से ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। सो आई एम वेरी पॉज़िटिव कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आने वाले दिनों के अंदर इन ख़वातीन को रिलीफ़ देंगी। लेकिन अब इसके साथ एक और चीज़ को ज़रा शामिल हाल कर लेते हैं क्योंकि ये एक और टॉपिक बड़ा हैपनिंग टॉपिक है पिछले चंद दिनों का। फवाद चौधरी साहब, अली ज़ैदी साहब, शेख रशीद साहब, इमरान इस्माइल साहब एट वन्स एक्टिव होते हैं, टीवी के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की करंट लीडरशिप गौहर साहब, रऊफ़ हसन साहब, शेख वकास अकरम साहब, ये तमाम लोग रेज़िस्ट करते हैं इनको। नैरेटिव का फ़र्क है, गुफ्तगू का फ़र्क है, एक-दूसरे के ऊपर गोले बरसाए जा रहे हैं। और इवेंचुअली इसके ऊपर इमरान खान साहब का फैसला आ गया है कि कौन पार्टी ज्वाइन करेगा और कौन पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि ये एक चीज़ तय है, इसके ऊपर में कोई दो राय नहीं है। कम से कम मुझे तो कोई कन्फ्यूजन कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मतलब इमरान खान साहब है और इमरान खान साहब का मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। उसके बाद ये बाकी सारी लीडरशिप, बाकी सारे लोग जो हैं, ये किराए के लोग हैं। मतलब किराए के कहने का मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब कल को इनको डिस्क्रेडिट कर देते हैं, तो पूरी जमात जो तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर है, इनको डिस्क्रेडिट कर देगा। और जो लोग सारे बाहर बैठे हुए हैं, जो डिस्क्रेडिट हुए हुए हैं, इमरान खान साहब उनको क्रेडिट कर देते हैं, अगर उनको कोई अहमियत दे देते हैं, तो उनको पूरी जमात अहमियत दे देगी। इसमें रेजिस्टेंस का कोई एज़ सच कोई ये आप किताबी बातें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है, वो तहरीक-ए-इंसाफ में वही हतमी फ़ैसला काउंट किया जाता है। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के बाद हतमी फ़ैसला उनका क्या है, उसकी कुछ एलैबोरेशन या कुछ क्लैरिटी उसमें आ गई है। वो तमाम लोग
कि जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनकी फैमिलीज़ को तंग किया गया, जिनको टॉर्चर किया गया, जिनको कॉर्नर इस हद तक किया गया, मजबूर कर दिया गया कि वो तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दें, तो उनकी वापसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो तमाम लोग जिनकी फाइलें दिखाई गई करप्शन की या जिनके मामलात और थे और वो बगैर किसी तशद्दुद के बस अपनी फाइलें-शाइलें देख के ही सरेंडर कर गए या जिनके सेकंड थॉट थी तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ में वापसी नहीं होगी और ये इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम आया। सेकेंडली एक और चीज़ उसमें शेख वकास अकरम साहब ने जो कल कोट की एक शो के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए वो कोट करने की, कि इमरान खान एक टाइम था वो 9 मई के बाद और उससे थोड़ी देर पहले ये इमरान खान साहब हम सहाफ़ियों से मुलाकातों में भी कहते थे, एक वक़्त आएगा कि वोट सिर्फ़ नज़रिए को पड़ेगा। मैं जिस बंदे को टिकट दे दूँगा वो मेंबर बन जाएगा। वो वक़्त आया। 8 फरवरी का दिन वो आया, हमने पूरे पाकिस्तान ने विटनेस किया कि इमरान खान साहब का टिकट या उनकी हिमायत सिर्फ़ कि यार मतलब टिकट भी क्या था उस टाइम पे तहरीक-ए-इंसाफ का, सिर्फ़ हिमायत कि ये तहरीक-ए-इंसाफ का बंदा है, ये इमरान खान का हिमायत याफ़्ता बंदा है। तो पाकिस्तान में गैर मारूफ तरीन लोग भी मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बने। उसकी एक मिसाल है, खुर्रम दस्तगीर साहब को किसने हराया? मैं आप ज़रा डिटेल निकाल कर देखिए, माज़ी में आप जानते भी नहीं थे। आज फवाद चौधरी जैसे कदावर लोग जो सियासत में इतने पुराने हैं, जो सियासत के गुरु में आते हैं, जो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, जो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान मेरे ड्राइवर को टिकट दे दे, तो मेरा ड्राइवर जीत जाएगा अगर इमरान खान की सपोर्ट उसके साथ है और मैं हार जाऊँगा। एंड दिस इज़ रियलिटी। ये रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के नाम या उनके काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के बगैर मुमकिन नहीं था। ये इनकलाब सियासत के अंदर इमरान खान साहब लेके आए हैं। यहाँ पर पैसा नहीं चला, यहाँ पर कोई बहुत लंबे जलसे नहीं हुए, यहाँ पर वोट नहीं खरीदे गए। एक इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर बहुत सारे लोगों को वोट पड़ गए। लिहाज़ा वो जो लोग छोड़ गए थे, उनके मुस्तकबिल का अंदाज़ा आपको कम से कम ज़रूर हो जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कि इमरान खान साहब जब भी रिहा होते हैं इंशाअल्लाह तो फिर अपने मामलात जो हैं पार्टी के वो देखते हैं, तो तब ये बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा। इसमें बहुत सारे इस तरह के लोग हैं कि जिनके भी हम सब विटनेस हैं कि जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ या जिनको उठाया गया या जो गिरफ्तार हुए, तो उनके लिए सॉफ्टर कॉर्नर ऑब्वियसली होगा। और फवाद चौधरी साहब भी क्लेमेंट हैं, वो कहते हैं कि जी सॉफ्टर कॉर्नर होगा। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, उनके लिए तो सॉफ्टर कॉर्नर ज़रूर होगा। चीमा साहिबान, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जमशेद चीमा साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जो पार्टी से या सियासत से अलग हो गए थे, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, खिलाफ नहीं गए। तो जो लोग खिलाफ गए फिर वो तो गए ही गए, लेकिन अब वो जो खिलाफ गए थे, उनसे भी कभी ऑफ द रिकॉर्ड की बात होती है तो वो कहते हैं कि जनाब साडा तो बेड़ा गर्क करके रखता है, सियासी करियर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपको याद होगा एक ट्वीट हुआ था कर्नल हाशिम डोगर साहब के ट्विटर हैंडल से, एक्स से, कि जनाब बहुत सारे लोग जो शुरफा सियासत में थे, आईपीपी जैसी जमात ने उनकी सियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना जाते आप लोग आईपीपी में, क्यों गए थे आईपीपी में? तब थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त काट लेते तो आज अवाम में भी मकबूलियत होती, इज़्ज़त होती। वरना आज आप लोग यूँ तहरीक-ए-इंसाफ के दरवाज़े के बाहर और इमरान खान साहब के दरवाज़े के बाहर नहीं बैठे होते कि जनाब हमें एक्सेप्ट बैक कीजिए। एनीवेज़, एक और चीज़ आज ओन चौधरी साहब ने वो जो वर्किंग ग्रुप की एक डॉक्यूमेंट आया है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहा गया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया या उनकी रिहाई की रिकमेंडेशन दी गई हुकूमत वक्त को, उसके ऊपर आज ओन चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। उसमें एक जो नुक्ता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो उसमें कहते हैं कि आप लोग आज 9 मई की माफ़ी मांग लें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सवाल यहाँ पर ये है कि ओन चौधरी साहब, आप किसी के साथ खड़े हों, फ़र्क क्या पड़ता है? आपकी अपनी सीट एक एमएनए की, उसके ऊपर सवालिया निशान है और आप पता नहीं किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं कि अगर आप इमरान खान साहब के साथ या तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं तो किस हद तक चीज़ें बदल जाएँगी। फिर आप अगर सिर्फ़ एक 9 मई रीज़न होता तो निकाह वाले केस के अंदर, इद्दत वाले केस के अंदर जनाब का जो किरदार है, उसके बाद मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब के नैरेटिव या इमरान खान साहब की स्ट्रगल में आपकी कोई भी जगह फ्यूचर में बनती नज़र आ रही है। कहानी सिर्फ इतनी है कि हर वो फोरम, इंटरनेशनल फोरम, वो कांग्रेस हो जाए, वो यूनाइटेड नेशन हो जाए, हर फोरम के ऊपर हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती है? ये अपना नैरेटिव या अपना व्यू पॉइंट या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन तक क्यों नहीं पहुंचा सके? जब वर्किंग ग्रुप बार-बार कहता है, वो लिखता है कि जनाब हमने इनसे डिटेल्स मांगी कि हमें बताओ, तो आप लोग क्यों नहीं टाइम के ऊपर डिटेल्स दे सके? आप लोग क्यों, अगर आपका जो भी नैरेटिव था कि यार ये केसेज़ हैं हमारे पास, ये सबूत हैं, हम आपको देने को तैयार हैं, आपने क्यों नहीं वर्किंग ग्रुप को दिए? अगर तो ये वन वे था
तो आप यूनाइटेड नेशन में जाके शोर मचाइए कि भाई इन्होंने वन वे फैसला कर दिया, इन्होंने वन वे ऑब्जर्वेशंस दे दिए। बहरहाल इन सारे चैलेंजेस के बाद, इन सारी हैपनिंग्स के बाद मुझे एक चीज़ का दुःख होता है कि यार किस नेज पे खड़ा हुआ है हमारा मुल्क। आज मैं भी कुछ देर पहले देख रहा था, कोई मिल है नाज़ टेक्सटाइल्स कराची की, वो मिल ने अपने मुलाज़मीन को कह दिया कि 1 महीने के अंदर हम शट डाउन कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, जो ऑर्डर आता है उस रेट के ऊपर आता है कि बिजली और हमारी ये कॉस्टिंग-शॉस्टिंग जो है सारी वो फिज़िबल नहीं है, लिहाज़ा हम काम बंद कर रहे हैं। बड़े अफ़सोसनाक हालात हैं। आई होप एंड आई प्रे कि इंशाल्लाह आप, मैं, हम सब मिलकर इन सारे क्राइसिस से निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। कौन निकालेगा? इंतज़ार में हूँ मैं भी। आप भी इंतज़ार कीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।